एडजी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम क्लास 9 सोशल साइंस को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझकर मास्टर करते हैं। आज का हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है जियोग्राफी, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट पर, यानी सीबीएसई क्लास 9 का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं सुहानी। ये एपिसोड लगभग 30 से 60 मिनट्स का है, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। एक बार जयपुर की स्टूडेंट मीरा ने कहा था कि उसे मॉनसून, वेदर और क्लाइमेट तीनों एक जैसे लगते हैं। आज हम उसकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। कॉम्पोजिशन, लेयर्स, वेदर एलिमेंट्स, इंडिया के सीजन्स, मॉनसून मैकेनिज्म, क्लाइमेट चेंज, पंजाब फ्लड्स केस स्टडी, एग्जाम क्वेश्चंस और आंसर टिप्स सब आएंगे। और सुनते हुए हम तुम्हें बार बार छोटे क्वेश्चंस देंगे। तुरंत आंसर मत देखना, पहले अपने दिमाग में आंसर बनाना। 1 सेकंड रुककर सोचो, एटमॉस्फेयर अगर न होता तो क्लाउड्स, रेनफॉल, प्रोटेक्शन और टेम्परेचर रेगुलेशन का क्या होता। यही चैप्टर का बड़ा आइडिया है कि एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ अलग अलग टॉपिक्स नहीं, एक कनेक्टेड सिस्टम है। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, गैसेस और इम्पोर्टेंस, फिर लेयर्स और हर लेयर की स्पेशल रोल, उसके बाद वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर और विंड, फिर इंडिया के 4 सीजन्स और मॉनसून मैकेनिज्म, अंत में क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुटप्रिंट, पंजाब फ्लड्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। हर सेक्शन के बाद छोटा रिकैप होगा, ताकि तुम्हें सिर्फ सुनने का नहीं, रिकॉल करने का भी मौका मिले। तो शुरुआत स्काई से करते हैं। जब तुम ऊपर देखते हो, क्लाउड्स, सनशाइन और ब्रीज दिखाई, क्या महसूस होती है? ये सब उस ब्लैंकेट ऑफ एयर से जुड़े हैं जो अर्थ को चारों ओर से सराउंड करती है। इसी ब्लैंकेट को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण हमारे आसपास बनी रहती है और सभी लिविंग बीइंग्स के लिए वाइटल है। एग्जाम पॉइंट। एटमॉस्फेयर केवल एयर का नाम नहीं, बल्कि अर्थ को घेरने वाली गैसेस की मिक्सचर है। ये लाइफ को सपोर्ट करती है, सन की हार्मफुल रेडिएशन से शील्ड करती है और अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। एटमॉस्फेयर सन की कुछ एनर्जी ट्रैप करती है, जिससे वह पूरी तरह स्पेस में वापस एस्केप नहीं होती। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेसिक आइडिया है। अब एक्टिव रिकॉल। एटमॉस्फेयर के 3 मेजर फंक्शंस बताओ। अगर तुम्हारा आंसर आया लाइफ सपोर्ट, हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्शन और टेम्परेचर रेगुलेशन, तो बिल्कुल सही। एटमॉस्फेयर वेदर और क्लाइमेट सिस्टम्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर जैसे फैक्टर्स इसी से जुड़े हैं। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट गैसेस हैं। नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% है। बाकी में आर्गन लगभग 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% और कुछ अन्य गैसेस बहुत कम मात्रा में होती है। वाटर वेपर और टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही पूरी एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, ओजोन और हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं। वाटर वेपर की मात्रा बदलती रहती है और सामान्यतः 0.1 से 0.4% के बीच बताई गई है। वाटर वेपर छोटी मात्रा में होकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन में सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में उपयोगी है, जबकि ऑक्सीजन लाइफ के लिए एसेंशियल है। इसलिए एग्जाम आंसर में केवल परसेंटेजेस लिखना पर्याप्त नहीं, गैसेस की भूमिका भी ब्रीफली एक्सप्लेन करना अच्छा रहेगा। एक क्विक चेक। अगर क्वेश्चन आए कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पाई डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करो, तो आंसर कैसे स्ट्रक्चर करोगे? पहले एटमॉस्फेयर को मिक्सचर ऑफ गैसेस कहो, फिर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और रिमेनिंग गैसेस लिखो। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स को भी मेंशन करना मत भूलना। अब ग्रेविटी का छोटा कनेक्शन। ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ की मास ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, इसलिए एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास बनी रहती है। अगर आंसर में लिखना हो
तो कह सकते हो कि अर्थ्स ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को अपने आसपास बनाए रखने में मदद करती है। इसे एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्टिव रोल से कंफ्यूज मत करना। अब तक फर्स्ट मेजर आइडिया कवर हो चुका है। एटमॉस्फेयर गैसेस की मिक्सचर है, लाइफ के लिए एसेंशियल है, रेडिएशन से प्रोटेक्शन देती है और टेम्परेचर, वेदर तथा क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। अगला सवाल है, यह एटमॉस्फेयर ऊपर जाते जाते कैसी बदलती है? यहीं से लेयर्स। एटमॉस्फेयर का लेयर्ड स्ट्रक्चर टेम्परेचर और डेंसिटी में ऑल्टीट्यूड के साथ होने वाले चेंजेस पर बेस्ड है। अर्थ की सरफेस के पास एयर डेंसिटी हाइस्ट होती है और ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर डेंसिटी जनरली डिक्रीज करती है। एल्टीट्यूड का अर्थ है मीन सी लेवल से किसी लोकेशन की हाइट। अब हम नीचे से ऊपर की ओर 5 लेयर्स देखेंगे। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है। इसकी एवरेज हाइट लगभग 12 किलोमीटर्स है। हम जिस एयर को ब्रीथ करते हैं, मोस्ट वाटर वेपर और क्लाउड्स इसी लेयर में होते हैं। नियरली ऑल वेदर फिनोमेना जैसे रेनफॉल, फॉग और हेल ट्रोपोस्फियर में अकर करते हैं। इसलिए इसे वेदर लेयर के रूप में याद रखना यूजफुल है। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच ट्रांजिशन जोन को ट्रोपोपॉज कहते हैं। एग्जाम में ट्रोपोस्फियर लिखते समय 4 कीवर्ड्स रखो: लोएस्ट लेयर, अबाउट 12 किलोमीटर्स, वेदर फेनोमेना और टेम्परेचर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। ऐसे कीवर्ड्स आंसर को प्रिसाइज बनाते हैं। अब बताओ, क्लाउड्स और रेनफॉल किस लेयर में होंगे? ट्रोपोस्फियर। एरोप्लेन्स के लिए चैप्टर किस लेयर को आइडियल बताता है? स्ट्रेटोस्फियर। एक सेकंड सोचो, क्या दोनों आंसर्स सेम हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर वेदर डिस्टरबेंसेस वाली लेयर है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड्स और वेदर डिस्टरबेंसेस से कंपैरेटिवली फ्री बताई गई है। स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है और लगभग 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। इसमें ओजोन लेयर होती है जो सन की हार्मफुल रेडिएशन इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करके प्रोटेक्शन देती है। यह लेयर एरोप्लेन्स के लिए आइडियल मानी गई है क्योंकि यहाँ क्लाउड्स और अन्य वेदर डिस्टरबेंसेस नहीं होते। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सुनो, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की पूरी लेयर नहीं है, यह स्ट्रेटोस्फियर की नोटेबल फीचर है। अगर क्वेश्चन हो एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फियर में क्यों फ्लाई करते हैं, तो आंसर में क्लाउड्स और वेदर डिस्टरबेंसेस से फ्रीडम लिखना। केवल ओजोन लिखने से आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर है जो लगभग 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। यहाँ भी टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर डिक्रीज करता है। मोस्ट मीटियोराइट्स जब स्पेस से अर्थ की ओर एंटर करते हैं तो मेसोस्फियर में बर्न अप हो जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बाउंड्री को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब टेम्परेचर पैटर्न का रिकॉल करो। चैप्टर का स्पेशल नोट है कि ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज केवल ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फियर में होता है। बाकी लेयर्स के लिए यही स्टेटमेंट ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करनी। यही एक छोटा फैक्ट कॉमनली टेस्टेड हो सकता है, इसलिए इसे अलग से मार्क कर लो। थर्मोस्फियर लगभग 80 से 700 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। यहाँ टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ बहुत तेजी से राइज करता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स सन की एक्स रेज और शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब्सॉर्ब करते हैं। आयनोस्फीयर थर्मोस्फियर का एक पार्ट है। यह रेडियो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है क्योंकि रेडियो वेव्स को अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट कर सकती है। थर्मोस्फियर में ऑरोराज भी ऑकर करती हैं। सोलर विंड के चार्ज्ड पार्टिकल्स मैग्नेटिक पोल्स की ओर डायरेक्ट होते हैं और एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अलग अलग गैसेस पर्टिकुलर कलर्स में ग्लो कर सकती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ऑरोरा को ऑरोरा बोरियालिस और सदर्न हेमिस्फीयर की ऑरोरा को ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। सबसे अपरमोस्ट लेयर एक्सोस्फियर है। इसकी एयर बहुत थिन होती है। लाइट गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन वीक ग्रेविटी के कारण इस लेयर से स्पेस में फ्लोट कर सकते हैं। लेयर सीक्वेंस नीचे से ऊपर याद रखो: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इनिशियल लेटर्स से अपना निमोनिक बना सकते हो। एक और क्वेश्चन, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता? एयर हमारे बॉडी पर सिग्निफिकेंट फोर्स लगाती है, लेकिन एयर हमें सभी साइड से प्रेस करती है। हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर
बाहर के प्रेशर को काउंटर करता है, इसलिए प्रेशर्स बैलेंस हो जाते हैं और हमें उसका प्रेशर अलग से महसूस नहीं होता। मिनी रिकैप करते हैं। ट्रोपोस्फियर में वेदर, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन और एरोप्लेन्स, मेसोस्फियर में मीटियोराइट्स बर्न अप, थर्मोस्फियर में रेन टेम्परेचर, आयोनोस्फियर और ऑरोराज, और एक्सोस्फियर में वेरी थिन एयर तथा लाइट गैसेस का स्पेस में जाना। डायग्राम बनाते समय लेयर्स को नीचे से ऊपर इसी ऑर्डर में लेबल करना। अब हम वेदर और क्लाइमेट की उस कंफ्यूजन पर आते हैं जो मीरा को थी। वेदर आर टू आर और डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। आज बारिश होना, अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा होना या शाम को ब्रीज चलना वेदर के एग्जाम्पल्स हैं। वेदर एक ही जगह पर डे टू डे काफी बदल सकता है। क्लाइमेट किसी लार्ज एरिया की वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस का लॉन्ग टर्म एवरेज है, यूजुअली 30 ईयर्स और मोर। इसलिए वेदर शॉर्ट टर्म है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न। आंसर में दोनों डेफिनेशंस के साथ टाइम स्केल जरूर लिखना। केवल वेदर मींस डेली और क्लाइमेट मींस एवरेज लिखना ठीक है, पर 30 ईयर्स और मोर जोड़ने से प्रिसीजन आती है। अब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? किसी शहर में आज अचानक हैवी रेन हुई तो ये वेदर है या क्लाइमेट? वेदर। लेकिन किसी प्लेस के लगभग 30 इयर्स के टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स का एवरेज डिस्कस कर रहे हो तो क्लाइमेट। इस डिफरेंस को एक लाइन में नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। वेदर और क्लाइमेट के 5 मेजर एलिमेंट्स हैं: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर बताता है एटमॉस्फेयर कितना हॉट या कोल्ड है। ह्यूमिडिटी एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस है। प्रेसिपिटेशन वाटर का एटमॉस्फेयर से अर्थ पर गिरना है। विंड एयर मूवमेंट है और प्रेशर एयर के वेट से एक्सर्ट होने वाला फोर्स है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में इंसोलेशन इंपॉर्टेंट है। इंसोलेशन का अर्थ है सन से आने वाली इनकमिंग सोलर एनर्जी जो अर्थ द्वारा इंटरसेप्ट की जाती है। इंसोलेशन इक्वेटर से पोल्स की ओर डिक्रीज करती है, इसलिए टेम्परेचर भी इक्वेटर से पोल्स की ओर डिक्रीज होता है। इस कॉज एंड इफेक्ट चेन को आंसर में क्लियरली लिखना। ह्यूमिडिटी समझने के लिए डेली लाइफ एग्जाम्पल। वाटर बॉडीज और लैंड से वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बनता है। जब एयर में वाटर वेपर का लेवल हाई होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। वार्म एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ह्यूमिड डे पर स्वेट धीरे इवेपोरेट होता है और क्लोथ भी देर से ड्राई होते हैं। यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ह्यूमिडिटी का मतलब केवल बारिश होना है। नहीं, ह्यूमिडिटी एयर में वाटर वेपर की मात्रा या प्रेजेंस से रिलेटेड है। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन है। ह्यूमिडिटी हाई हो सकती है बिना उस मोमेंट पर रेन हुए, इसलिए दोनों टर्म्स को आंसर में इंटरचेंजेबल मत लिखना। प्रेसिपिटेशन तब होती है जब एटमॉस्फेयर का कोई हिस्सा वाटर वेपर से सैचुरेटेड हो जाता है। वाटर वेपर कंडेंस करता है और ग्रेविटी के कारण अर्थ पर गिरता है। ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लीट और हेल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं। लिक्विड फॉर्म में गिरने वाली प्रेसिपिटेशन को रेन कहते हैं, जो सबसे कॉमन फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन को प्रिवेलिंग विंड्स, माउंटेन्स और सीजन्स अफेक्ट करते हैं। रेन किसी प्लेस का टेम्परेचर लोअर कर सकती है और रेनफॉल की लॉन्ग एब्सेंस ड्राई क्लाइमेट रिजल्ट कर सकती है। ग्राउंड वाटर का बड़ा हिस्सा रेन वाटर से कलेक्ट होता है। एक सेकेंड सोचो, प्रेसिपिटेशन का मतलब केवल रेन क्यों नहीं है? क्योंकि स्नो, स्लीट और हेल भी इसमें आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर के वेट द्वारा अर्थ सरफेस पर एक्सर्ट किया गया प्रेशर है। यह सी लेवल पर हाइस्ट होता है और अल्टीट्यूड बढ़ने पर रैपिडली फॉल करता है। हॉरिजॉन्टली प्रेशर एयर टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। हाई टेम्परेचर पर एयर हीट होकर राइज करती है और लो प्रेशर एरिया बनती है। लो प्रेशर जनरली क्लाउडी स्काईज और वेट वेदर से एसोसिएटेड है। कोल्ड एयर हैवी होती है और सिंक करके हाई प्रेशर एरिया बनाती है। हाई प्रेशर क्लियर और सनी स्काईज से एसोसिएटेड है। एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती है। यही मूवमेंट विंड को एक्सप्लेन करती है। विंड की डेफिनेशन बहुत डायरेक्ट है। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर एयर का मूवमेंट विंड कहलाता है। विंड जेंटल ब्रीज भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म भी। विंड्स को उस डायरेक्शन के नाम से नेम किया जाता है जहां से वे ब्लो करती हैं। वेस्ट से आने वाली विंड वेस्टर्ली कहलाती है। अब लोकल विंड्स पर आते हैं। लैंड ब्रीज
रात में लैंड से सी की ओर चलती है क्योंकि लैंड सी से फास्टर कूल होती है। सी ब्रीज दिन में स्पेशली आफ्टरनून में सी से लैंड की ओर चलती है क्योंकि लैंड रिलेटिवली वार्मर होकर लो प्रेशर बनाती है। कोस्टल रीजन्स में ये मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में डायरेक्शन तथा टाइम दोनों लिखना। लैंड ब्रीज नाइट लैंड टू सी ब्रीज डे सी टू लैंड। सी ब्रीज में वार्म लैंड पर लो प्रेशर और कूलर सी पर रिलेटिवली हाई प्रेशर होता है। यह प्रेशर डिफरेंस विंड मूवमेंट का रीजन है। केवल टेम्परेचर डिफरेंस लिखकर आंसर अधूरा मत छोड़ना। अब तक हमने एटमॉस्फेयर और वेदर क्लाइमेट फ्रेमवर्क कवर कर लिया। एक्टिव रिकॉल में 5 एलिमेंट्स फिर से बोलो। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड। अगर तुमने पांचों बोल लिए तो आगे इंडिया के सीजन्स को इन एलिमेंट्स के चेंजिंग पैटर्न से कनेक्ट करना आसान होगा। इंडिया का क्लाइमेट ब्रॉडली ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी इंडिया में 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स रिकॉग्नाइज करता है: विंटर, समर और प्री मॉनसून, मॉनसून और रेनी सीजन, और पोस्ट मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। सीजन्स वेदर कंडीशंस को मंथ्स के ब्रॉडर पैटर्न में समझने का तरीका देते हैं। विंटर जनरली दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक रहता है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में एवरेज टेम्परेचर लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, जबकि मेनलैंड इंडिया के साउथ ईस्ट में इक्वेटर की ओर टेम्परेचर्स लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं। समर या प्री मॉनसून सीजन अप्रैल से जून तक रहता है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जुलाई तक एक्सटेंड हो सकता है। वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स में हॉटेस्ट मंथ अप्रैल होता है, जबकि नॉर्दर्न रीजन्स में मई। इनलैंड इंडिया में एवरेज टेम्परेचर लगभग 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मॉनसून या एडवांसिंग मॉनसून जनरली जून से सितंबर तक होता है। ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मॉनसून लेट मई या अर्ली जून में कंट्री पर स्वीप करता है। नॉर्थ इंडिया में मॉनसून रेन बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर से रिसीड करने लगती है, जबकि इस पीरियड में साउथ इंडिया को टिपिकली ज्यादा रेनफॉल मिलती है। पोस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अक्टूबर और नवंबर यूजुअली क्लाउडलेस होते हैं। हिमालयन स्टेट्स टेम्परेट होने के कारण ऑटम और स्प्रिंग जैसी 2 एडिशनल सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए 4 में सीजन्स और रीजनल वेरिएशन दोनों को आंसर में अलग अलग समझना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर 6 सीजन्स की बात करता है: स्प्रिंग, समर, मॉनसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम और विंटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन ऑफ 12 मंथ्स पर बेस्ड हैं और हर सीजन लगभग 2 मंथ्स का होता है। आईएमडी के 4 सीजन्स और ट्रेडिशनल 6 सीजन्स को मिक्स मत करना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन हो इंडिया की 4 मेन सीजन्स बताइए तो केवल 4 नेम्स लिखो और प्रत्येक की ब्रॉड मंथ्स रेंज जोड़ो। अगर क्वेश्चन क्लाइमेट क्लासिफाई करने को कहे तो ट्रॉपिकल मॉनसून लिखो। क्लाइमेट और सीजन्स रिलेटेड हैं लेकिन दोनों आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है। मिनी क्विज, जून से सितंबर वाला सीजन कौन सा है? मॉनसून। अक्टूबर से दिसंबर, पोस्ट मॉनसून। अप्रैल से जून, समर और प्री मॉनसून। दिसंबर से अर्ली अप्रैल, विंटर। अब अपने नोटबुक में 4 कॉलम्स बनाकर सीजन, मंथ्स, वेदर पैटर्न और ह्यूमन एक्टिविटी लिखो। इससे रिवीजन एक्टिव हो जाएगा। अब हम मॉनसून मैकेनिज्म में एंटर कर रहे हैं, जो चैप्टर का सेंट्रल एग्जाम टॉपिक है। मॉनसून का मीनिंग है ईयर के दौरान विंड डायरेक्शन का सीजनल रिवर्सल। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इसके 2 ब्रॉड टाइप्स हैं। मॉनसून इंडिया के क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और डेली लाइफ को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। साउथ वेस्ट मॉनसून समर मॉनसून भी कहलाता है। जून से सितंबर के बीच विंड्स ओशन से लैंड की ओर ब्लो करती हैं। ये इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर आती हैं। इसका मेन कॉज लैंड और सी का अनइक्वल हीटिंग है। अब मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप सुनो। समर में इंडिया का लैंडमास सराउंडिंग ओशंस की तुलना में फास्टर हीट होता है। हीटेड एयर राइज करती है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर लो प्रेशर एरिया बनता है। इंडियन ओशन रिलेटिवली कूलर रहता है, इसलिए वहाँ हाई प्रेशर होता है। याद रखो, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब चेन पूरी करो।
ओशन पर हाई प्रेशर, लैंड पर लो प्रेशर, इसलिए विंड्स ओशन से लैंड की ओर आती हैं। ये विंड्स मॉइस्चर लेडन होती हैं और इंडिया में रेनफॉल लाती हैं। यही साउथ वेस्ट मानसून का बेसिक मैकेनिज्म है। अगर तुम्हारे आंसर में अनइक्वल हीटिंग, प्रेशर डिफरेंस, विंड डायरेक्शन और मॉइस्चर चारों हैं, तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। विंटर में सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। इंडियन लैंड मास सराउंडिंग ओशन से फास्टर कूल होता है। लैंड पर हाई प्रेशर और सीज पर लो प्रेशर बनता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून में कोल्ड एंड ड्राई विंड्स लैंड से सी की ओर ब्लो करती हैं। ये मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जनरली रेनफॉल नहीं लाती। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास करते हुए मॉइस्चर पिक कर लेती हैं। फिर ईस्टर्न कोस्ट, स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में रेनफॉल देती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को कंप्लीटली ड्राई कहना गलत होगा। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून का कंपैरिजन लिखते समय 4 पॉइंट्स रखो। सीजन, विंड डायरेक्शन, प्रेशर अरेंजमेंट और रेनफॉल इफेक्ट। साउथ वेस्ट जून टू सितंबर सी टू लैंड, लैंड लो प्रेशर और वाइड स्प्रेड रेनफॉल। नॉर्थ ईस्ट अक्टूबर टू फरवरी, लैंड टू सी, लैंड हाई प्रेशर और ईस्टर्न कोस्ट पर इंपॉर्टेंट रेनफॉल। एग्जी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को सोक्रेटिक क्वेश्चंस और स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन से प्रैक्टिस किया जा सकता है। अभी तुम्हारा छोटा चैलेंज है, बिना नोट्स देखे साउथ वेस्ट मॉनसून का पूरा प्रेशर मैकेनिज्म अपने शब्दों में बोलो, जैसे तुम किसी फ्रेंड को पढ़ा रहे हो। अगर एक्सप्लेन कर पाओ तो कॉन्सेप्ट सच में समझ आया है। मॉनसून इंडिया की इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए वाइटल है। एग्रीकल्चर में फार्मर्स सोइंग और क्रॉप ग्रोथ के लिए रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। गुड मॉनसून फूड प्रोडक्शन और रिवर्स, रिजर्वायर्स तथा वेल्स में वाटर सप्लाई इंश्योर कर सकता है। मॉनसून डेली लाइफ, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल्स और रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करता है। लेकिन मॉनसून केवल बेनिफिट नहीं है। एक्सेसिव रेनफॉल फ्लड्स कॉज कर सकती है, जबकि वीक मॉनसून ड्रॉट ला सकता है। इसलिए मॉनसून का बैलेंस्ड आंसर लिखो। यह एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई के लिए एसेंशियल है, पर वेरिएबिलिटी लाइवलीहुड्स और एनवायरनमेंट के लिए सीरियस चैलेंज बन सकती है। चैप्टर मॉनसून प्रेडिक्शन की हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग भी मेंशन करता है। किहिपरहरा ने मून और सन की पोजीशंस पर बेस्ड मेथड्स डिस्क्राइब किए, जबकि वरहमिहिरा ने लूनर मैंशंस यानी नक्षत्रास को सीजनल रेनफॉल प्रेडिक्शन से जोड़ा। ये डिटेल्स आंसर में तभी लिखो जब क्वेश्चन कंटेक्चुअली हिस्ट्री, ट्रेडिशनल नॉलेज या रेनफॉल प्रेडिक्शन से जुड़ा हो। नेशनल मॉनसून मिशन का ऑब्जेक्टिव मॉनसून प्रेडिक्शंस को इम्प्रूव करना है। मिशन मौसम, वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज को बेहतर बनाने, टाइमली ऑब्जर्वेशंस और फोरकास्टिंग सपोर्ट देने पर फोकस्ड है। इसका यूज एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में हो सकता है। ये चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड हिस्से को दिखाता है। अब क्लाइमेट चेंज सेक्शन। क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड चेंजेस। चैप्टर इसे मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज से जोड़ता है, इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स जलाना, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इन एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है और हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर शामिल हैं। इनके बढ़ने से ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज होते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्रॉट्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स और बायोडाइवर्सिटी लॉस शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम्स के साथ ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स को भी इम्पैक्ट करता है। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाली टोटल ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूज, वाटर वेस्टेज और वेस्ट तथा प्लास्टिक्स इसके डेली लाइफ कनेक्शंस हैं। कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना, एनर्जी और वाटर कंजर्व करना और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है। अब अपना सेल्फ चेक करो। क्या तुम शॉर्ट डिस्टेंस पर वॉक या साइकिल कर सकते हो? अप्लायंसेस यूज में ना हो तो स्विच ऑफ करते हो? वाटर वेस्ट तो नहीं करते? सिंगल यूज प्लास्टिक अवॉइड, रीयूज और रिसाइकिल करते हो? हर लो इम्पैक्ट चॉइस को 1 पॉइंट, मीडियम को 2
हाई को 3 और वेरी हाई को 4 पॉइंट्स दिया जा सकता है। इस एक्टिविटी का एम गिल्ट क्रिएट करना नहीं, हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है। 2 प्रैक्टिकल क्लाइमेट एक्शन प्लेजेस लिखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बचाने की हैबिट या वाटर का जुडिशियस यूज। चैप्टर का की मैसेज है कि कलेक्टिव एफर्ट जरूरी है, लेकिन एवरी इंडिविजुअल भी हेल्दियर और ग्रीनर फ्यूचर शेप करने में रोल निभाता है। अब पंजाब फ्लड्स केस स्टडी से मॉनसून और डिजास्टर इम्पैक्ट कनेक्ट करते हैं। 2025 में पंजाब में हैवी मॉनसून रेन्स और सतलुज, ब्यास तथा रवि रिवर्स के स्वेलिंग से सिवियर फ्लड्स हुए। विलेजेस, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हाउसेस, रोड्स और ब्रिजेस डैमेज हुए। इससे इकोनॉमिक लॉस, सोशल डिसरप्शन और एनवायरमेंटल डैमेज हुआ। कॉजेज को नेचुरल और ह्यूमन मेड फैक्टर्स में डिवाइड करना चाहिए। नेचुरल फैक्टर्स में हेवी मॉनसून रेन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से एक्स्ट्रा मॉइस्चर और पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल शामिल थे। सतलुज, ब्यास, रवि और घग्गर रिवर्स पहले से हाई फ्लो में थीं, इसलिए एडिशनल वाटर से ओवरफ्लो हुआ। ह्यूमन मेड फैक्टर्स ने डैमेज को एग्रवेट किया। वीक और ओल्ड रिवर एम्बैंकमेंट्स राइजिंग वाटर को रोक नहीं पाए। हाउसेस और फार्म्स रिवर्स के बहुत पास बनाए गए, जिससे फ्लड वाटर के लिए नेचुरल स्पेस कम हुआ। रिवर्स और डैम्स में सिल्ट तथा मड जमा होने से उनकी होल्डिंग और कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हुई। लेट या अनक्लियर फ्लड वार्निंग्स ने प्रिपेयर्डनेस को भी कमजोर किया। इफेक्ट्स में लॉस ऑफ लाइफ, रिलीफ कैंप्स में डिस्प्लेसमेंट, फार्मलैंड और पैडी क्रॉप्स का डैमेज, पोल्ट्री और डेयरी फार्म्स की तबाही, एनिमल्स की इलनेस या डेथ, रोड्स, ब्रिजेस और पब्लिक बिल्डिंग्स का नुकसान शामिल था। मर्की स्टैंडिंग वाटर से वाटर बोर्न डिजीजेस और सैनिटेशन कंसर्न्स बढ़े। अब एग्जाम प्रैक्टिस। क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर क्या है और इसकी कंपोजिशन एक्सप्लेन करो। आंसर फ्रेम, अर्थ को सराउंड करने वाली गैसेस की मिक्सचर, लाइफ सपोर्ट और प्रोटेक्शन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, बाकी ट्रेस गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। पाई डायग्राम लेबल करना भूलना। क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर का लेबल डायग्राम ड्रॉ करो। पहले बॉटम पर ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और टॉप पर एक्सोस्फेयर। साइड नोट्स में ट्रोपोस्फियर के वेदर, स्ट्रेटोस्फियर के ओजोन, मेसोस्फियर में मीटियोराइट्स, थर्मोस्फियर के ऑरोरास और एक्सोस्फियर की थिन एयर लिख सकते हो। डायग्राम नीट और प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए। क्वेश्चन, एरोप्लेन्स किस लेयर में फ्लाई करते हैं और क्यों? आंसर है स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि ये क्लाउड्स और अदर वेदर डिस्टरबेंसेस से फ्री होती है। क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता? एयर सभी डायरेक्शन से प्रेस करती है और बॉडी का इंटरनल प्रेशर बाहरी प्रेशर को बैलेंस करता है। दो आंसर्स को मिक्स मत करना। डिफरेंस क्वेश्चंस में टेबल फॉर्मेट यूजफुल रहता है। ट्रोपोस्फियर लोएस्ट है, अबाउट 12 किलोमीटर्स तक वेदर होता है और टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। स्ट्रेटोस्फियर ऊपर है, अबाउट 50 किलोमीटर्स तक ओजोन लेयर रखती है और एरोप्लेन्स के लिए सूटेबल है। दोनों का कंपैरिजन हाइट, वेदर, ओजोन और टेम्परेचर के आधार पर करो। एक और डिस्टिंक्शन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट समर में सी से लैंड की ओर आती है और मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेनफॉल देती है। नॉर्थ ईस्ट विंटर में लैंड से सी की ओर आती है और जनरली ड्राई होती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में रेन दे सकती है। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस के लिए चैप्टर में रिप्रेजेंटेटिव स्टेशंस की टेम्परेचर और रेनफॉल टेबल दी गई है। उसे देखकर टेम्परेचर रेनफॉल ग्राफ्स बनाना, स्टेशंस को इक्वेटर से डिस्टेंस के अनुसार अरेंज करना और एक्सट्रीम क्लाइमेट आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिस करो। ग्राफ में टेम्परेचर और रेनफॉल को क्लियरली डिस्टिंग्विश करके मंथ्स को करेक्ट ऑर्डर में लेबल करना। टेबल बेस्ड रीजनिंग में शिलोंग और कोलकाता की रेनफॉल कंपेयर करने, दिल्ली और जोधपुर के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने, तिरुवनंतपुरम के इक्वेबल क्लाइमेट, चेन्नई की लेटर रेनफॉल और लेह की मॉडरेट प्रेसिपिटेशन पर सोचने को कहा गया है।
इन क्वेश्चंस में केवल डेटा रिपीट नहीं करना, स्टेशन की लोकेशन, रेनफॉल पैटर्न और क्लाइमेट वेरिएशन को कनेक्ट करना। फाइनल रिकैप शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ को सराउंड करने वाली गैसेस की मिक्सचर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्राइमरी गैसेस हैं। वाटर वेपर क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन में हेल्प करती है। एटमॉस्फेयर लाइफ सपोर्ट, रेडिएशन प्रोटेक्शन और टेम्परेचर रेगुलेशन देती है। ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को अर्थ के आसपास बनाए रखने में हेल्प करती है। लेयर्स का ऑर्डर फिर से बोलो। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। वेदर शॉर्ट टर्म डे टू डे कंडीशन है। क्लाइमेट 30 इयर्स और मोर का लॉन्ग टर्म एवरेज। एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर मूवमेंट विंड बनाती है। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून है और IMD 4 सीजन्स रिकॉग्नाइज करता है: विंटर, समर और प्री मॉनसून, मॉनसून और पोस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून अनइक्वल हीटिंग से बनती है और मॉइस्ट विंड सी से लैंड लाती है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून लैंड से सी की ओर जाती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर साउथ ईस्टर्न कोस्ट को रेनफॉल दे सकती है। क्लाइमेट चेंज मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसेस के कारण लॉन्ग टर्म वेदर चेंजेस हैं। इम्पैक्ट्स में ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, ड्रॉट्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स और बायोडाइवर्सिटी लॉस आते हैं। कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए एनर्जी और वाटर कंजर्व करो, रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट करो, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करो, वेस्ट रिड्यूस करो और सिंगल यूज प्लास्टिक्स अवॉइड करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक याद रखो: वेदर और क्लाइमेट को सेम मत लिखना और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को कंप्लीटली रेनलेस मत बताना। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का ऑर्डर भी उल्टा मत करना। अगला कॉन्क्रीट स्टेप है कि नोटबुक में एक लेबल्ड एटमॉस्फेयर डायग्राम, वेदर क्लाइमेट कंपैरिजन और साउथ वेस्ट मॉनसून का प्रेशर फ्लो चेन अपने हाथ से लिखो। फिर किसी फ्रेंड को बिना नोट्स देखे समझाओ। आज हमने एटमॉस्फेयर से लेकर मॉनसून, क्लाइमेट चेंज और पंजाब फ्लड्स तक पूरा कनेक्शन बनाया। जब भी कोई डाउट हो, एडजी में उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह ब्रेक करके एक्टिव रिकॉल से प्रैक्टिस कर सकते हो। आराम से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करो और अगली स्टडी सेशन में फिर मिलते हैं।